नमस्कार साथियों जन लोकपाल आंदोलन इस महान देश की जनता भूला तो नहीं होगा। 2011-12 का वो दौर, इस भारत देश में करप्शन के खिलाफ, भ्रष्टाचार के खिलाफ जितनी बड़ी संख्या में खास करके युवा तबका सड़कों पर उभर आया था, उसमें दिल्ली के रामलीला मैदान भर गया था। जंतर मंतर के ऊपर जब आंदोलन की जरा सी सिसक होती तो लोगों से वह पूरा जंतर मंतर खचाखच भर जाता, चाहे वह दिल्ली के इंडिया गेट के सामने का नजारा हो, यहां तक कि तिहाड़ जेल में जब अरविंद केजरीवाल को बंद किया गया तो उस तिहाड़ जेल के बाहर जितनी बड़ी संख्या में इस देश के युवाओं की भीड़ थी, आम लोगों की भीड़ थी और हर जुबान पर भ्रष्टाचार को लेकर के जो नारे उसके विरोध में उस दौर में लग रहे थे। ऐसा माना जा रहा था कि इस भारत देश के भीतर में एक राजनीतिक परिवर्तन की हवा तो बह चली है और आज 2024 का दौर है। वही अरविंद केजरीवाल उसी आंदोलन से इसी तरीके से खुले मैदान में आंदोलन के लिए, कोई मौसम कोई संदेश मायने नहीं रखता, कोई भी मौसम हो, गर्मी सर्दी, आंदोलन जिस तेजी के साथ दिल्ली से निकला उसने समूचे भारत देश के भीतर आंदोलन के शक्ल में इस भारत देश के भीतर उठने वाले भ्रष्टाचार के मुद्दे को उभार दिया। और फिर जो कुछ हुआ उस सबके सामने है। 2014 के भीतर कांग्रेस की सत्ता चली गई और उसी दौर में 2013 में अरविंद केजरीवाल राजनीतिक पार्टी बना करके दिल्ली की सत्ता पे काबिज हो गए। तब का दौर और अब का दौर, उस दौर में कहा गया कि आंदोलन के शक्ल बनाने के लिए संघ का बहुत बड़ा हाथ था, आरएसएस का बहुत बड़ा हाथ था, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का भी बहुत बड़ा हाथ था, क्योंकि वह करप्शन भ्रष्टाचार को लेकर के उस आंदोलन में पीछे खड़े हो गए थे। और जितनी बड़ी संख्या में आंदोलन का विस्तार लग रहा था, 2014 के बाद से जब दिल्ली में सत्ता परिवर्तन हुआ तो एक ही झटके में वही स्वयंसेवक और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी की राजनीति के पीछे आकर खड़े हो गए। लेकिन 2024 के लोकसभा चुनाव के समय कोई ऐसा कल्पना भी नहीं कर सकता है क्या सच में दिल्ली के चुने हुए मुख्यमंत्री, लोकप्रिय मुख्यमंत्री, वोटों के हिसाब से सबसे ज्यादा ताकतवर मुख्यमंत्री को कोई जेल में डाल दे। भारतीय जनता पार्टी की अपनी रणनीति हो या फिर भारतीय जनता पार्टी के चाणक्य कहे जाने वाले अमित शाह भी इस पूरे बिसात को कभी भी नहीं बिछाते कि चुनाव से ठीक पहले या उसके बीच में उस दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को दिल्ली के जेल में डाल दिया जाए और ईडी के रिमांड खत्म हो जाती है कल और जुडिशियल या न्याय की हिरासत में अरविंद केजरीवाल को 15 दिनों के लिए भेज दिया गया। 15 दिन का मतलब है 15 अप्रैल तक वो अरविंद केजरीवाल जेल में रहेंगे। उसके बाद क्या वो निकलेंगे? बिल्कुल भी नहीं। अगर एक आम आदमी पार्टी के नेताओं की संख्या अगर देखा जाए और कतार देखा जाए, इस परिस्थिति में उस दौर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की राजनीति को अगर समझ ले और खास तौर पर अरविंद केजरीवाल के निशाने पर विधानसभा के भीतर और बाहर जो बातें अरविंद केजरीवाल ने निशाने के तौर पर इस दौर में भारत देश के प्रधानमंत्री को लेकर के कहा है, उन सारी बातों के मद्देनजर हर कोई इस बात को समझ रहा है कि 2024 का लोकसभा चुनाव कितना महत्वपूर्ण होगा। तो क्यों नहीं 2024 के लोकसभा चुनाव में ही हर बात को निपटा दिया जाए? क्या यह सियासत इस दिशा में देश में आगे बढ़ चुकी है? और अब सवाल अरविंद केजरीवाल के जेल से बाहर आने का नहीं है, अब सवाल तो इस देश में यह है कि आम आदमी पार्टी 4 जून के बाद रह पाएगी या फिर नहीं रह पाएगी। यह सवाल इसलिए भी इस दौर में बहुत बड़ा क्योंकि कोई भी नेता, कोई भी संगठन आम आदमी पार्टी का ऐसा है भी नहीं, भले लोकप्रिय अंदाज में वो रहती है, जहां पर एक ही नाम रेंगता रहा वो अरविंद केजरीवाल का था। आंदोलन के समय तो उनके साथी मनीष सिसोदिया थे, वह भी जेल के भीतर है। इसीलिए उस पूरे लाइन को देखेंगे तो करीब करीब 23 महीने बीत चुके हैं जब सत्येंद्र जैन को जेल में गए हुए, मनी लॉन्ड्रिंग मामले के भीतर गए हुए। सबसे लोकप्रिय मंत्री के तौर पर लगातार अरविंद केजरीवाल सत्येंद्र जैन का नाम लेते थे कि वह मोहल्ला क्लिनिक बनाने वाले हैं। ऐसे व्यक्ति को जेल में डाल दिया गया और 23 महीने का मतलब यह होता है कि अगले महीने 2 साल पूरे हो जाएंगे उनके सत्येंद्र जैन के जेल गए हुए। उसके बाद नंबर आता है आम आदमी पार्टी के नेता मनीष सिसोदिया का। फरवरी के महीने में पिछले साल वो भी जेल चले गए, करीब करीब 12-13 महीने से वो भी जेल में है। उसके बाद सबसे लोकप्रिय आम आदमी पार्टी के भीतर के नेता और संसद के भीतर लगातार आवाज उठाने वाले संजय सिंह, जी हाँ, उनको भी करीब करीब 5-6 महीने हो गए उनके ऊपर 2023 के भीतर उनको जेल में डाला गया और तब से वो बाहर निकल ही नहीं पाए।
इन तीनों आम आदमी पार्टी के नेता के तौर पर बीते 17-18 महीने से जो कम्युनिकेशन संभालते थे वह भी जेल में। कोई भी ये सवाल कर सकता है कि पूरी लिस्ट में अब अरविंद केजरीवाल का नाम भी शामिल हो गया, यानी अब वो जेल से बाहर इस दौर में नहीं निकल पाएंगे, या केवल चुनाव के समय तक ही ये रणनीति है और ये प्लानिंग है ऐसी कि चुनाव के समय में वो चुनाव प्रचार ना कर सके, इसीलिए उनको जेल में डाला गया है। 2024 का लोकसभा चुनाव सामान्य तौर पे ऐसा लगेगा कि हाँ 2024 के लोकसभा चुनाव में अगर अरविंद केजरीवाल चुनाव प्रचार नहीं करेंगे तो दिल्ली के 4 सीट पर आम आदमी पार्टी लड़ रही है, पंजाब के भीतर 13 सीटों पर आम आदमी पार्टी लड़ रही है, एक सीट गोवा की भी, एक सीट गुजरात की है, एक सीट हरियाणा की है, वहां पे भी तो आम आदमी पार्टी चुनाव लड़ रही है। तो इन तमाम जगहों पर अगर अरविंद केजरीवाल जेल के भीतर हैं और उनके वीडियो ऑडियो कैसेट अगर आम आदमी पार्टी को जाएगी तो वोट उनको मिल जाएगा, और इसी दौर में इमोशनल होते हैं वोटर तो वोट उन्हें मिल ही जाएगी, ऐसा कल्पना किया जा सकता है। लेकिन इस दौर में जो बड़ी संख्या में और बड़ी प्लानिंग कह सकते हैं इस मायने में भी, क्योंकि निशाने पर नरेंद्र दामोदर दास मोदी थे अरविंद केजरीवाल के, और नरेंद्र मोदी जी को पता है कि इस दौर में 2024 का लोकसभा चुनाव उनके लिए इसलिए भी काफी महत्वपूर्ण है क्योंकि बीते 10 सालों से उन्होंने जो कुछ भी देश में किया, उन 10 सालों के दौर में जो कुछ भी उनके साथ खड़ा हुआ, अगर 2024 का लोकसभा चुनाव अगर वो हार जाते हैं तो सबका कहीं ना कहीं यह चुनाव भारी पड़ जाएगा सब पर, क्योंकि इसके बाद की परिस्थितियां न तो मीडिया को बख्शेगी, न ही नौकरशाहों का बख्शेगा, न ही कॉरपोरेट घरानों को बख्शेगी, या न ही जो नेता पूरे लाइन में खड़े हैं इस दौर में जो नजर आते हैं न ही उनको बख्शेगी, और फिर संकट तो आरएसएस के सामने भी खड़ी होगी। इसीलिए 2024 के लोकसभा चुनाव में 400 पार के नारे के साथ पूरे देश भर में नरेंद्र मोदी चुनाव प्रचार कर रहे हैं, लेकिन सियासी तौर पर, जी हाँ, पॉलिटिकल तौर पर जो भी विपक्ष में है, विपक्ष में शख्सियत के तौर पर है, उसमें कैसे किस रूप में उसके ऊपर निशाना साधना है। सवाल ये नहीं कि राजनीतिक तौर पर, पॉलिटिकल तौर पर वोट कहीं और खिसक जाएंगे। अगर जिस बात का जिक्र राहुल गांधी, कांग्रेस के नेता राहुल गांधी कर रहे थे और ये कहते हुए कर रहे थे कि ये चुनाव फिक्स कर लिया गया किसी मैच फिक्सिंग के तौर पर ही, तो अगर खुले तौर पर ये बात सामने आ गई है देश के सामने, तो क्यों नहीं चुनाव के समय ही सबको निपटा दिया जाए, और खास तौर पर उन सारे नेताओं को जिनके निशाने पर नरेंद्र दामोदर दास मोदी रहे, जो अपनी सियासत को इस अंदाज में साधते रहे कि दरअसल वो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ नहीं है, वो आरएसएस के खिलाफ नहीं है, वो नरेंद्र मोदी के खिलाफ है। तो पूरे एक एक तरीके से इस सारी बात को समझने का प्रयास करते हैं। आखिरकार तिहाड़ जेल के बाहर का क्या नजारा होता है, एक पल के लिए आप आज देखिए जरूर। और एक बात ध्यान रखिएगा कि 2011-12 के दौर में जब जेल हुई थी अरविंद केजरीवाल को, तब क्या नजारा होता तिहाड़ जेल के बाहर, सड़कें पूरी भरी पड़ी थी, और उसके बाद जब रिहा होकर के अरविंद केजरीवाल बाहर निकले तो किस अंदाज में परिवर्तन के साथ दिल्ली की सड़कों पर उस दौर में आंदोलन करने वाले देश के युवा जमा थे, और क्योंकि उनको ऐसा लग रहा था कि इस भारत देश में करप्शन अब खत्म हो जाएगा, जन लोकपाल कानून की शक्ल में देश में आ जाएगा, उस दौर के भी और इस समय तिहाड़ जेल के बाहर का नजारा ये आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता हैं। एक पल के लिए आप देखिए इसको। आखिर ये पूरी छोटी सी एक भीड़ की समूह को देखकर क्या बोल सकते हैं, कोई भी कह सकता है कि आम आदमी पार्टी इस दौर में है। उस दौर में तो आंदोलन था, यकीनन तौर पर आंदोलन का विस्तार हमेशा बहुत बड़े जनसभाओं के साथ है, लेकिन सियासी तौर पर, पॉलिटिकल तौर पर दिल्ली दरबार के भीतर कोई ऐसा वोट बैंक आम आदमी पार्टी का नहीं है जो सड़कों पर उभर आए, क्योंकि उसके नेता अरविंद केजरीवाल जेल के भीतर डाले जा चुके हैं। सियासी तौर पर इस पूरे प्रकरण को नरेंद्र मोदी समझना चाहते हैं, पकड़ना चाहते हैं, यानी भारत देश के प्रधानमंत्री के मन में ये सारे सवाल बड़ा हैं कि आखिरकार दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की पहुंच और पकड़ संगठन के तौर पर, राजनीति के तौर पर और दिल्ली के भीतर लोकप्रियता के महीने में लगातार एक बार 67 सीट और दूसरी बार 70 में से 62 सीट जीतने के बावजूद भी वह हंगामा शहर में क्यों नहीं हो रहा है।
आखिर सियासी तौर पर दिल्ली के रामलीला मैदान में बहुत बड़ी संख्या में लोग जुटे जरूर, लेकिन वो केवल आम आदमी पार्टी के नहीं थे, उसमें कांग्रेस के लोग थे, उसमें वामपंथी तबके के लोग भी थे, उसमें अलग अलग पॉलिटिकल पार्टी के लोग थे। पंजाब से बहुत बड़ी संख्या में लोग दिल्ली आए थे। तो क्या दिल्ली के भीतर में आम आदमी पार्टी के संगठन का मिजाज कहे, मकसद कहे, केवल और केवल नेताओं के आश्रय चल रहा है? और नेताओं के चेहरे के आश्रय को अगर छोड़ दिया जाए तो आम आदमी पार्टी कहीं भी नहीं रही। शायद इस पूरे प्लान को बनाने के लिए, गढ़ने के लिए एक ताकत चाहिए। सियासी तौर पर ये ताकत क्या ईडी के जरिए मिल गई? ईडी के जरिए आज जब बहस हो रही थी तो उस बहस में अदालत के एक पूरे बात को समझिए कि ईडी का कहना था केजरीवाल हमें सहयोग नहीं कर रहे, वो गुमराह कर रहे हैं। तो कोर्ट जवाब देता क्या जुडिशरी कस्टडी के लिए ये दलील काफी है? इसके ऊपर ईडी का जवाब होता है केजरीवाल अपने फोन का पासवर्ड भी नहीं बता रहे हैं और हम उनकी ईडी के कस्टडी यानी ईडी रिमांड जो होता है वो 4 दिन अभी भी बचा हुआ, उसकी मांग इस स्ट्रेटेजिकली बाद में करते हैं। अभी हम चाहते हैं कि वो हमारा अधिकार भी है, लेकिन अभी हम चाहते हैं कि उनको न्यायिक हिरासत में भेजा जाए और अदालत में बिना देर किए 15 दिन के न्यायिक हिरासत में उनको भेज दिया। लेकिन उससे पहले ईडी ने एक बात और कही। उनका कहना था कि पूछताछ के दौरान जब विजय नायर का सवाल आता है तो उनका कहना था कि हमसे कोई सीधे रूप में ताल्लुक नहीं है उनसे। आप ये सोचेंगे विजय नायर ताल्लुक रखे या फिर न रखे, वो तो कम्युनिकेशन हेड थे, इससे क्या लेना देना था। लेकिन ईडी ने जो दस्तावेज अपना पेश किया उसमें बहुत साफ तौर पे ऐसा लिखा गया कि शराब नीति लागू करना उस साजिश का एक हिस्सा था जिसके जरिए कुछ प्राइवेट कंपनियों को पूरे प्रॉफिट का, पूरे लाभ का 12% हिस्सा साझेदारी दी गई। इस पूरे व्यवस्था का जिक्र ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स की मीटिंग में नहीं किया गया। इस पूरी साजिश को विजय नायर और कुछ और लोगों ने साउथ ग्रुप के साथ मिलकर के अंजाम दिया। और ये सारे सवाल था कि कुछ ग्रुप के साथ अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया आम आदमी पार्टी के नेता विजय नायर के साथ संपर्क में थे। लेकिन ईडी ने कहा, जब इसका जिक्र केजरीवाल से किया तो केजरीवाल का कहना था विजय नायर से तो ताल्लुकात सौरभ भारद्वाज और आतिशी के थे, यानी 2 चेहरे जो और बाहर बचे हुए हैं वह भी एक ही झटके में उस गिरफ्त में आकर के खड़े हो गए। यानी सियासी तौर पर अब एक बात समझने वाली बात है कि 2024 का लोकसभा चुनाव दिल्ली के भीतर 6ठे राउंड में, यानी जून के करीब आखिरी हफ्ते में, और पंजाब के भीतर 7वां राउंड है जो कि 1 जून का होता है। आखिर इस दौर में दिल्ली का चुनाव अगले साल फरवरी में होना, लोकसभा चुनाव के बाद दिल्ली के विधानसभा चुनाव को लेकर के कितना समय बचेगा? और उस पूरे प्रकरण के भीतर दिल्ली में एक क्राइसिस होगी कि मुख्यमंत्री कौन है। अगर मुख्यमंत्री यहां पर सुनीता केजरीवाल, जिसको लगातार इस बात का जिक्र किया जा रहा है कि वही सामने आ रही है अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल, तो अगला सवाल उठेगा आखिरकार विधायकों को संभालेगा कौन? और जब कोई संगठन किसी रूप में काम कर नहीं रहा है, ये तो करप्शन के खिलाफ जो एक ऑर्गेनाइजेशन खड़ा किया गया था 2010, 11, 12 के दौर में, वही धीरे धीरे शक्ल लेकर आम आदमी पार्टी में तब्दील हो गया। तो यह ऐसी स्थिति नहीं है जिसमें बार बार जिक्र ऐसा हो रहा है कि अगर लालू प्रसाद यादव जेल चले गए तो वहां पर राबड़ी देवी मुख्यमंत्री बन गए, इसी तरीके से केजरीवाल जेल चले गए तो उसके बाद सुनीता केजरीवाल मुख्यमंत्री बन जाएंगी। सवाल पार्टी के स्ट्रक्चर का है, उसके ऑर्गेनाइजेशन का है, उस संगठन का है, उस वोट बैंक का है। और दिल्ली के भीतर कोई वोट बैंक ना तो बिहार की राजनीति के तौर पर है और न ही देश के किसी दूसरे अन्य राज्य के तौर पर है। दिल्ली की कुछ अलग मायना है। तो सवाल आम आदमी पार्टी को तोड़ने का है, सवाल विधायकों को तोड़ने का है, उसको तोड़ने में कितना समय लगेगा। ये सवाल इसलिए भी कि विधानसभा के भीतर कल आम आदमी पार्टी के एक विधायक खड़े होते हैं। उनका कहना था कि कल रात उनके पास भारतीय जनता पार्टी के लोग आए, उन्होंने क्या ऑफर किया, किस टेलीफोन नंबर का उन्होंने प्रयोग किया, उन्होंने सारी बातों का जिक्र दिल्ली के विधानसभा के अंदर जिक्र कर दिया। यानी ऑपरेशन लोटस इस दौर में पैरेलल में चल रहा है दिल्ली के भीतर। इससे इनकार कोई नहीं कर सकता, क्योंकि आम आदमी पार्टी के एमएलए ऋतुराज झा अगर झूठ नहीं कह रहे हैं तो, क्योंकि दिल्ली के विधानसभा के भीतर जो बोलते हैं उसका अधिकार होता है, उस बातों को बाहर लोग बोलते नहीं आए, उसको कोई चैलेंज कर नहीं सकता। तो अगला सवाल कोई भी कर सकता है कि ये बात का जिक्र खुले तौर पर प्रेस कॉन्फ्रेंस में बाहर जिक्र क्यों नहीं किया गया? क्योंकि विधानसभा के भीतर जो कुछ कहा गया उसको एक पल के लिए आप देखिए जरूर।
पहली बार अध्यक्ष जी एक शादी अटेंड करने के लिए गया मैं रामलीला मैदान के महारैली के बाद बवाना के दरियापुर में। अध्यक्ष जी कल दरियापुर में 9:15 बजे के आसपास जब मैं एक शादी अटेंड करने के लिए गया, मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि वो लोगों को पहले से जानकारी थी कि मैं वहां पर जाने वाला हूं। 3-4 लोग मुझे एक तरफ ले गए, मुझे बैठाया और मुझसे कहा कि देखो दिल्ली के अंदर अगर आप लोग नहीं मानोगे, हम आपको बार बार फोन पे कोशिश कर रहे हैं मनाने की, बताने की, अगर आप नहीं मानोगे कुछ नहीं मिलेगा। दिल्ली के अंदर में राष्ट्रपति शासन लगाने वाले हैं, आप मान जाओ। आप अपने साथ 10 विधायकों को तोड़ करके ले आओ, सबको 25-25 करोड़ रुपया देंगे और आपको मंत्री पद देंगे जो सरकार बीजेपी बनाएगी। 25-25 करोड़ रुपया देंगे और मंत्री पद देंगे आपको। 10 विधायकों का टारगेट। आप पूर्वांचल के नेता हो, आपके संपर्क में बहुत है, पुराने साथी हो, आप सबको जानते हो, सबसे बातचीत करो, हमारे बिहाफ पे बातचीत करो, हमको रिपोर्ट दो और हम सब लोगों से बातचीत करके बहुत सारे लोगों के ऑलरेडी हम संपर्क में हैं और हम उनको 25-25 करोड़ रुपया भी देंगे और आपको मंत्री बनाएंगे पूर्वांचल कोटा से बीजेपी की सरकार के अंदर दिल्ली में। जब हमने उनसे कहा कि ये क्या बकवास कर रहे हो, तुम्हें लगता है कि हम जैसे लोग टूटने वाले हैं? उन्होंने बोला बेवकूफी मत करो, अगर आप नहीं मानोगे दिल्ली में राष्ट्रपति शासन लग जाएगा और राष्ट्रपति शासन तब तक रहेगा जब तक हम भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने की स्थिति में नहीं आ जाते। तो आम आदमी पार्टी को दिल्ली में तोड़ा जाएगा, इस बात का जिक्र खुद आम आदमी पार्टी के एमएलए कर रहे हैं। सवाल यहाँ पर यह बात नहीं है कि आम आदमी पार्टी के विधायक क्या शिवसेना के तौर पर यानी महाराष्ट्र में एनसीपी के तौर पर टूट जाएंगे दिल्ली के भीतर? क्या सच में दिल्ली के भीतर आम आदमी पार्टी की जीत भारतीय जनता पार्टी के लिए सबसे बड़ा रोड़ा है? और फरवरी 2025 के भीतर हर हाल में भारतीय जनता पार्टी दिल्ली में चुनाव के समय काबिज होना चाहती है दिल्ली की सत्ता पर। उससे पहले दिल्ली के भीतर तमाम सियासत आम आदमी पार्टी को खत्म करने की बीजेपी की साजिश है। एक बात तो तय है, देश में 4 जून को अगर भारतीय जनता पार्टी के अनुकूल 400 पार भी नहीं, अगर हैट्रिक भी लगा लेती है 4 जून के बाद, तो फिर राजनीति इस देश में दूसरे राजनीतिक दलों के लिए भी इस देश की राजनीति बदल जाएगी। कोई सवाल उस दौर में कोई नहीं करेगा कि सच में इंडिया गठबंधन उस दौर में है या नहीं है, दूसरी पॉलिटिकल पार्टी आम आदमी पार्टी या केजरीवाल के साथ खड़ा है या नहीं है, ये सवाल होता है। इससे भी बड़ा सवाल होता है क्या सियासी तौर पर नरेंद्र दामोदर दास मोदी उस राजनीति को, उस सियासत को इस दौर में साधना चाहते हैं जहां पर इस भारत देश के भीतर में हर राज्य के भीतर वो काबिज हो सके सत्ता पर। 2029 आते आते हर राज्यों का चुनाव जब लोकसभा के साथ हो तो फिर परिणाम उनके अनुकूल कैसे किस रूप में होगा, अब ये कहने की जरूरत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि प्लानिंग का हिस्सा अगर आप समझिए तो 2024 के लोकसभा चुनाव के तुरंत बाद 3 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं और उसके भीतर केवल हरियाणा ही एक ऐसा राज्य है जहां पर भारतीय जनता पार्टी चुनकर के आई लेकिन अपने बूते नहीं आई। उनको दुष्यंत चौटाला के उस समय जरूरत थी। आज के दौर में दुष्यंत चौटाला को अलग किया जा सका है, स्ट्रेटेजिकली कहिए या फिर सियासत और चुनावी जरूरत के हिसाब से कहिए। आखिर दुष्यंत चौटाला अब हरियाणा में साथ नहीं। उसके बाद 2025-24 के में ही अक्टूबर-नवंबर में महाराष्ट्र के भीतर चुनाव होने हैं, विधानसभा चुनाव। महाराष्ट्र में अपने बूते सत्ता में बीजेपी कभी नहीं आ सकती है, वह बात इसको पता है, क्योंकि आज नहीं 3 दशक पहले वो दोनों मिलकर के शिवसेना के साथ मिलकर के 1995 में पहली बार सरकार बनी। लेकिन अब भारतीय जनता पार्टी को ऐसा लगता है कि अपने बूते कैसे सरकार बना सकते हैं, तो इसीलिए एनसीपी टूटी, शिवसेना टूटा। और तीसरा राज्य होता है झारखंड, यानी 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद हरियाणा, महाराष्ट्र और झारखंड के सबसे लोकप्रिय नेता के तौर पर झारखंड मुक्ति मोर्चा के हेमंत सोरेन जेल में है। जी हाँ, कुछ ही दिन पहले जेल गए। उनकी अपनी भाभी पार्टी तोड़कर बीजेपी में आ गया। अगर कल उनको चेहरा बना दिया गया बीजेपी की तरफ से तो झारखंड मुक्ति मोर्चा 2 फार हो जाएगा सियासी तौर पर। यह बात भी झारखंड में नजर आ रहा है और वहां विधानसभा चुनाव में जीत चाहिए बीजेपी को, क्योंकि झारखंड का मतलब इस भारत देश के सबसे बड़े मिनरल्स और माइनिंग जो है उस पर कब्जा करने की परिस्थिति वह साफ तौर पर होगी। इससे पहले रह चुकी है भारतीय जनता पार्टी झारखंड के भीतर, लेकिन इस दौर में जब इंफ्रास्ट्रक्चर के पर दौर है, कैपिटलिज्म पर काफी जोर है, उसके प्राइवेटाइजेशन और मोनेटाइजेशन दोनों पर स्थिति सरकार की गवर्नमेंट पॉलिसी के अधीन
तो ऐसे में झारखंड हर हाल में बीजेपी को चाहिए। अब ध्यान देंगे तो 2024 के लोकसभा का चुनाव से पहले दिल्ली में आम आदमी पार्टी को पूरी तरीके से बिखार देना, इंडिया गठबंधन इंडिया अलायंस के भीतर तमाम पॉलिटिकल पार्टियों के ऊपर सीधी चोट करना ईडी सीबीआई के द्वारा, कांग्रेस के अकाउंट्स को फ्रीज कर देना, राहत रियायत सुप्रीम कोर्ट से जरूर कुछ मिल गया, कार्रवाई नहीं होगी, लेकिन जो अकाउंट फ्रीज है उसके भीतर जो पैसा है, इससे पहले जो पैसा लिया जा चुका है उसके बाद पैसा कहां आ रहा है कांग्रेस के पास। तो इस बात को समझे तो 2024 लोकसभा चुनाव के दौरान समूचे विपक्ष यानी विपक्ष के जो नेता हैं उसको कमजोर करना, या कमजोर जो लोग हैं विपक्ष में वो साथ आकर के बीजेपी के साथ खड़े हो जाएं। उसी के बाद 3 राज्यों के विधानसभा चुनाव। अब उन राज्यों की सारी राजनीति को अपने अनुकूल करने के लिए भारतीय जनता पार्टी मशक्कत कर रही है। 2025 की शुरुआत होते ही दिल्ली के भीतर चुनाव होगा विधानसभा का, जिसमें अरविंद केजरीवाल किसी भी हाल में दिल्ली में फरवरी तक भी, अगर 2025 फरवरी तक भी अगर जेल से निकल पाए या नहीं निकल पाए, ये बात कहना अभी थोड़ा मुश्किल होगा, क्योंकि इस दौर में चार्जशीट कब होगी, ट्रायल कब शुरू होगा, ये बात कोई नहीं जानता। और ये परिस्थिति 2-2 साल से बंद आम आदमी पार्टी के नेताओं के साथ भी हुआ है। तो वहीं पे 2025 की शुरुआत दिल्ली के विधानसभा चुनाव के साथ होनी है। उसके बाद 2025 के अंत में बिहार का विधानसभा चुनाव होगा, और बिहार के भीतर जो आरजेडी और तेजस्वी यादव जो बातों का जिक्र आज के दौर में करते हैं, 4 जून के बाद वह इन बातों का जिक्र करते रहेंगे, खासतौर पर जब इस भारत देश में किसको जेल में बंद करना है, किसे नहीं करना है, सियासी तौर पर किससे लाभ होगा, किससे लाभ नहीं होगा, ये सारे गणित खुले पत्ते के तौर पर अगर भारत देश की राजनीति का अगर हिस्सा बन गया तो उसके बाद बचेगा देश में क्या। इन सारे बात को आज खुले तौर पर आम आदमी पार्टी के नेता दिल्ली के भीतर कह रहे थे। तो इस बात को एक पल के लिए देखिए और आप खुद भी सोचिए कि इन बातों का जिक्र तमाम राज्यों का तमाम पॉलिटिकल पार्टी के नेताओं करते हैं। एक पल के लिए आप भी देखिए। दिल्ली और पूरा देश देख रहा है कि दिल्ली पुलिस क्या, ईडी क्या, सीबीआई क्या, इनकम टैक्स क्या, ये सारे के सारे भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर काम कर रहे हैं। अब देखिए क्या हुआ, अरविंद केजरीवाल जी को जुडिशियल कस्टडी में जाने देकर ईडी ने फिर से उस बात को सही साबित किया जो आम आदमी पार्टी लगातार कहती आ रही है। पूछताछ कभी मकसद था ही नहीं। पूछताछ करना होता तो आज ईडी कहती कि हमें और समय दीजिए, हमें अरविंद केजरीवाल जी को अपने पास रखना है, इनसे पूछताछ करनी है। लेकिन पूछताछ मकसद नहीं था, इसीलिए जेसी में जाने दिया। मकसद था लोकसभा चुनाव के ठीक पहले अरविंद केजरीवाल जी को गिरफ्तार करके इंडिया गठबंधन को तोड़ के लोकसभा चुनाव में ईडी सीबीआई के जरिए 400 पार जाने का अपना जो बेसिर पैर का सपना है उसे पूरा किया जाए। देखिए, अब तो साफ देखने को मिल रहा है कि कैसे पीएमएलए कानून का हमारे देश में दुरुपयोग कर रही है भाजपा, कैसे अपनी एजेंसीज का दुरुपयोग कर रही है भाजपा। अभी शरत रेड्डी से 60 करोड़ लिया, जो उसके अरेस्ट के बाद, उसके बाद वो सरकारी गवाह बना, उसके बाद बेल होती है, उसके बयान के आधार पर मुख्यमंत्री जी की गिरफ्तारी हुई है। ऐसे बयान पर किसी पॉकेट मार की गिरफ्तारी ना हो जिस बयान पे तो फिर केंद्र की सत्ता अगर पास हो तो ताकत का मतलब क्या होता है। अब आम आदमी पार्टी के एमएलए या विधायक या जो बच्चे कच्चे नेता है उनको सबको ये बात समझ में आ गया। इस भारत देश के भीतर जांच एजेंसियां, इस भारत देश के भीतर कानून जो संविधान के मुताबिक चलता है उसका जिक्र, उसके पूरे धज्जियों को उड़ाने का सिलसिला जो है रामलीला मैदान के भीतर कल राहुल गांधी ने खुले तौर पे इस बात का जिक्र कर दिया। लेकिन सवाल उठता है कि इस भारत देश में इस दौर में सच में देश की राजनीति इतनी तीखी और तेवर हो चली है जहां पर वह अब विपक्ष को बर्दाश्त करने की स्थिति में नहीं है, या फिर ये कहे कि सवाल कुछ और है यहाँ पर। और ये सारे सवाल इसलिए बड़ा होता है क्योंकि दरअसल इसी दौर में भारत देश की सामाजिक आर्थिक परिस्थितियों को बदलने की दिशा में ले जाकर जिस राजनीति को 2014 के बाद से अब तक साधा गया, उसके जो भी प्लेयर्स हैं, जो भी खिलाड़ी हैं, वो प्लेयर इस बार जी जान से वर्तमान सत्ता के साथ खड़े हैं। और ये अंदेशा वर्तमान राजनीतिक सत्ता यानी नरेंद्र मोदी सरकार को भी है
कि सियासी तौर पर 2024 के लोकसभा चुनाव में काफी बड़ी जीत शायद हर तरह की मान्यता इस भारत देश के भीतर लोकतंत्र के जरिए उनको दिला ही देगी। यानी ये कहे कि 2024 के लोकसभा चुनाव जीतने के बाद कोई मायने नहीं रखेगा कि देश में अरविंद केजरीवाल कितने दिनों से जेल में बंद है या फिर कितने दिनों बाद वो जेल से बाहर आएंगे, इस दौर में कुछ भी मायने नहीं रखेगा। इसके बाद कोई सवाल बचेगा नहीं कि इस भारत देश के भीतर 125 से ज्यादा अलग अलग पॉलिटिशियंस हैं, अलग अलग पार्टी से हैं, उनकी गिरफ्तारी कब होगी, ये भी सवाल इस दौर में मायने नहीं रखेगा कि नारदा शारदा से जुड़ा हुआ जो अलग अलग पश्चिम बंगाल से लेकर के असम तक जो रेखाएं जाती है जुड़ती है, और इस भारत देश के भीतर में सियासी तौर पर जो कोई भी करप्ट है इस दौर में भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ गए हैं, तो सियासत की हिसाब से और राजनीति की जरूरत के हिसाब से 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद एक ऐसी ईमानदार सरकार की जिक्र हो जाए कि देखिए वो जीत करके आई है तो किसी के खिलाफ भी कभी भी कोई भी कार्रवाई की जा सकती है। इसीलिए वह भी कहीं ना कहीं सचेत रहे, जिनको ऐसा लगता है कि उनके दाग मिट गए क्योंकि वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए। सियासत इस बात की इजाजत देती नहीं, लेकिन वही आम आदमी पार्टी के सीएम अरविंद केजरीवाल को लेकर के एक और सवाल की जो दिल्ली की राजनीतिक गलियारे नहीं बल्कि आप ये कह सकते हैं कि दोनों गलियारों के भीतर जो एक फुसफुसाहट के तौर पर जो आवाज है वो सब बहुत साफ तौर पर सुनाई पड़ता है कि अरविंद केजरीवाल ने हमेशा से उस सियासत को साधा दिल्ली के भीतर जिस सियासत की लकीर पर भारतीय जनता पार्टी और संघ परिवार चलते रहे और चलना चाहते भी रहे। इसीलिए कभी भी दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने बीजेपी और संघ को कभी भी निशाने पर नहीं लिया, उनकी राजनीतिक रणनीति या सामाजिक परिप्रेक्ष्य में उनकी विचारधारा पर चोट नहीं किया। उनके निशाने पर वो व्यक्ति थे जो भारत देश के प्रधानमंत्री, और यह बात वो मान करके चल रहे थे कि आने वाले समय में उनका जब अपना भविष्य जागेगा और सियासी तौर पर पंजाब से आगे जब दूसरे राज्यों में उनको जीत मिल जाएगी तो एक ही झटके में वह सामने आकर के देश के सामने खड़े हो जाएंगे। लेकिन जिस पूरे इस प्लान को इस दौर में अमल में लाया जा रहा था उसकी जानकारी चाणक्य यानी बीजेपी के अमित शाह को भी इस रूप में नहीं था कि जो ये मानते थे कि चुनाव के समय फूक फूक करके एक अपनी रणनीति को लागू करना चाहिए। लेकिन इस दौर में एक ऐसी स्ट्रेटेजी बन करके आई जो खुले तौर पर ऐलान करती है कि जीतेंगे भी हम ही, जेल भी आप ही को डालेंगे और इसके बावजूद भी वोट हम ही को मिलेंगे। इस पूरे राजनीति की वर्तमान समय में किसके हक में है, कौन इसको समझ सकता है, इसका एक हिस्सा होता है जिसका जिक्र कल दिल्ली के रामलीला मैदान में हो चुका। इस 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर के अलग थलग कुछ सोचने की जरूरत नहीं। अगर ये चुनाव कहीं फिक्स नहीं हो गया और जो अगर फिक्स है, जो सियासी तौर पर जो जेल जा रहा है उसको लेकर के भावनात्मक तरीका वोटों को लेकर के बिगड़ेगा, कुछ ऐसा भी कोई माहौल क्रिएट ना होगा। अब देखते रहिए बाकी क्या होता। मुझे दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत।